हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड से लेके बात करते हैं कि एक्चुअली व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग, हो क्या रहा है दुनिया में। तो थोड़ा सा साइंसेस का स्टार्ट हुआ, सब जानते हैं कहाँ से हुआ। कैन इट बेसिकली कन्वर्ट इनटू द मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स 19th सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा उसका जो है वो इवॉल्वमेंट हुई और हमारे पास एक मशीन सामने आई जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं और इस मशीन ने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। एक्चुअली दैट मशीन इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कर क्या रही थी? नॉर्मली टेक्नोलॉजी का बेसिक जो पर्पस है वो आपके काम को आसान बनाना है। द थिंग्स दैट बिकम्स ईजियर टू ईजिएस्ट। अब बहुत सारी मशीनरी आप घर में भी यूज़ कर रहे हैं और अपने ऑफिस में भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के आने से क्या एक जो है वो एक रेवोल्यूशन आया है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर हम आएंगे वन बाय वन कि उसमें क्या इन्हांसमेंट हुई और अब एआई क्या कह रही है, मतलब एआई डेटा साइंस क्या कह रहा है हमें, जिसके अंदर हमें काम करना है, समझना है। तो हमें पहले इसके एक इकोसिस्टम को समझने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी में जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यानी कि उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कंप्यूटेशन। एक वर्ड आप लोग फाइनेंस वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं, दैट इज कैलकुलेशन, ओके, एंड अदर वर्ड दैट इज कंप्यूटेशन। इन दोनों में कोई फर्क समझते हैं आप या एक ही चीज है? कैन एनीबडी टेल मी? कोई आदमी बता सकता है मुझे क्या डिफरेंस है इन दोनों में, कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन? For us, it's same thing. Sorry? I think it's on the finance side, it's the same thing. The finance side is same thing, yes. Okay, चलें जी, थोड़ा सा इसको ब्रीफ करते हैं। Let's say क्या आपने कही 2 + 2 it becomes 4, right? अब कैलकुलेशन के अंदर जब हम ये कहते हैं कि 2 + 2 = 4, तो बैकग्राउंड पर क्या हो रहा है? बैकग्राउंड पर ये हो रहा है कि ये इसको एज अ नंबर ट्रीट कर रहा है, ठीक है, नंबर, और इस प्लस को एज अ ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर? अरिथमेटिक ऑपरेटर ट्रीट कर रहा है, राइट? अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड परसेंटेज, एंड दैट्स बेसिकली रिमाइंडर साइन। मशीन को ये अरिथमेटिक ऑपरेटर अगर पता है तो मशीन जो है वो इस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को और नंबर्स को रिकग्नाइज कर लेती है एंड गिव यू द आंसर 2 + 2 = 4। ये है कैलकुलेशन जो कि कैलकुलेटर करता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द कंप्यूटेशन, सो नाउ अगेन द सेम मेथड, लेट्स से 2 + 2 = 4, इट्स नॉट लाइक दैट। ये ऐसा नहीं है। नाउ हियर इन कंप्यूटेशन the machine doesn't know anything. We provide the information to machine in respect of every numbers, characters, string or anything. और जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो 2 को 2 नहीं समझ रहा, बल्कि 2 को एक सिंबल समझ रहा है। प्लस को प्लस नहीं समझ रहा, बल्कि उसको भी एक सिंबल समझ रहा है। और जब ये सिंबल जाके ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कि उसको हम ये बता रहे हैं कि ये जो सिंबल है ये एक नंबर है और ये प्लस असल में एक ऑपरेटर है
और उसके बाद ये एक सिंबल एक नंबर है और हमें आंसर भी नंबर में ही चाहिए, तो मशीन हमें ये आंसर दे देगी। अगर हमने मशीन को ये बताया कि 2 + 2 जो है वो नंबर है और आखिर में आंसर नंबर नहीं है, तो मशीन हमें इस तरह से आंसर दे देगी। एंड दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन। अनदर थिंग कि वी कैन डू इन कंप्यूटेशन a + b = c, but we cannot do in calculation a + b = c। और a एक वैल्यू हो सकती है, b एक अलग वैल्यू हो सकती है और c एक अलग वैल्यू हो सकती है। तो दुनिया में जब ये बात सामने आई तो कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन का एक बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ कि नाउ वी कैन एनालाइज दी also not numbers, also the symbols, also the characters, and then words, and then sentences, and then scenarios। अब आगे दुनिया बढ़ती चली जा रही है ऐसे। So we use, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, we use initially when our computer was came ASCII codes, जो कि actually 256 के होते थे और उसके अंदर हमारे पास जो है वो कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स जो थे वो हमारे पास इंग्लिश के, या फिर हमारे पास जो थे वो नंबर्स या सिंबल्स होते थे। लेकिन बाद में फिर हमें और लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करना था, जैसे कि उर्दू है, पर्शियन है, उनके कैरेक्टर। तो देन इट्स कम्स टू द यूनिकोड 16 बिट, देन 64 256 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, जिसमें अब हर तरह के सिंबल्स को आप जो है वो ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात वो ये कि जनाब जब कंप्यूटर आया तो उसके साथ कुछ और चीजें भी आई। एक एस्पेक्ट है कंप्यूटर का जिसको हम कहते हैं हार्डवेयर, दूसरा एस्पेक्ट का कंप्यूटर का दैट इज सॉफ्टवेयर। इससे पहले जितनी भी मशीन्स थी जो टेक्नोलॉजी में यूज हो रही थी, उसके अंदर सिर्फ हार्डवेयर था। और आपको अगर ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो बता देता हूं कि हार्डवेयर मशीन्स की एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है जो कि 20%, 25% या 30%, बहुत है तो 35% तक होगी। बाकी जितनी भी उसकी चीज़ें हैं वो सब ज़ाया हो रही होती हैं, वेस्टेज में जा रही होती हैं। तो इसको अगर आप एक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको देखेंगे तो आपको ज़रा समझ में आएगा। कार्नोट इंजन एक है जिसने समझाया उसने कि कैसे मशीन की एफिशिएंसी जो है वो निकाली जाती है, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो एनीथिंग, वो आपके साथ हार्डवेयर लेवल पे यही बिहेवियर देगी। लेकिन व्हेन द फर्स्ट कंप्यूटर केम इनटू द मार्केट and that is based on software as the operating system. So actually what is software? Either software is some tangible thing, can you touch it, can you feel it? नहीं, ऐसा नहीं है, ना आप उसे टच कर सकते हैं ना आप उसे फील कर सकते हैं, इवन दो कि वो एक ऐसी चीज है जो कि देखा जाए तो इमेजरी है और क्या कहते हैं इमेजिनेशन पे बेस्ड कर रही है, या हम उसको नया वर्ड देते हैं तो दैट इज वर्चुअल। सो आइदर इमेजिनेशन इज अ रियल थिंग एट सम सॉर्ट ऑफ, एक पर्सनल आदमी के लिए तो वो रियल हो सकती है, लेकिन एक दूसरे आदमी के लिए उसकी इमेजिनेशन रियल नहीं हो सकती। एंड इमेजिनेशन इज नेवर एवर 30-35%, इज ऑलवेज बी 100%। और यही एक बहुत बड़ा जो समझ लें कि रेवोल्यूशन है, बिकॉज ऑफ दिस कि जनाब वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सॉर्ट ऑफ हार्डवेयर एस्पेक्ट बिकॉज द सॉफ्टवेयर इज रनिंग ओवर द हार्डवेयर एंड दैट्स बिकॉज कि हमें वहाँ पे 100% आउटपुट मिल सकती है एज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन एंड अनदर थिंग। तो हम क्यों ना जाएं, तो दुनिया की तमाम इंडस्ट्रीज, वट एवर टाइप ऑफ इंडस्ट्री, they go for the computer device by using the different sort of applications in terms of software
और अब उस टेक्नोलॉजी को, जो कि हर टेक्नोलॉजी को कनेक्ट कर रही है, जो कि बिजनेस प्रोसेस है, ठीक है जी, और इवन दो कि जो उसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है जी, वो सारी की सारी चीज़ों को जो कनेक्ट कर रही है, आज उस दुनिया को हम एक नए नाम से जानते हैं जो कि बहुत मशहूर है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Now either or the doctor is there, aerospace engineering, finance, any sort of other engineering, वो सब IT के ऊपर बेस कर रहे हैं, यानी कि दे नीड सम पर्सन जो कि उनको बताए कि जी बिजनेस प्रोसेस क्या है और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी उनको चाहिए वो क्या है, तो उसकी आपस में एक इंटीग्रेशन का काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है. तो जो लोग कंप्यूटर साइंस हैं वो कंप्यूटर साइंस की तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ हैं वो एक बड़ा काम कर रहे हैं. और ये बड़ा एक मुश्किल काम है कि एक बिजनेस चीज़ों को समझ के उसके साथ जो है वो फर्दर आगे बात करना. अब जनाब ये टेक्नोलॉजी जब आ गई, सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड. वैसे तो खैर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 1945 में आ गई थी, लेकिन द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज डेवलप इन 1964 और 1962, जो कि डेस्कटॉप मशीन हमारे पास IBM कंपैटिबल मशीन विद ZDOS के साथ आई. और फिर IBM के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने और लोटस ने मिलके एक लिम के नाम से मशीन निकाली 4004, एंड नाउ बेसिकली वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेंडर्स who are offering this sort of machines in terms of like PCs, servers and mid servers, blah blah blah, different thing. अब ये चीज़ें हमारे पास टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट पे आ गई, यानी कि ये जो मशीन थी इसके काम बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम इससे लिए जा रहे हैं. आपने उसके चंद काम देखे होंगे अपनी बिजनेस लाइफ में. एज अ टेक्नोलॉजिस्ट हमें पता है कि उससे क्या क्या काम लिए जा रहे होते हैं. लेकिन अब इसके ऊपर कुछ साथ साथ ये भी हुआ कि जैसे जैसे एक हार्डवेयर एस्पेक्ट के ऊपर चीज़ें बढ़ती चली गई, तो हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की इन्हांसमेंट के लिए भी वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेजेस. अभी हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक थॉट प्रोसेस की एक सिस्टम के साथ एक अंदर. तो वी हैव फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस. फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो थी वो हम मशीन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे थे, और जो है वो उसमें ज़्यादातर हमारे पास कार्ड प्रोग्रामिंग वगैरह क्या होता है. देन वी हैव सेकंड जनरेशन, ठीक है, उसमें हमारे पास जो है वो फोर्ट्रॉन वगैरह का आपने नाम सुना होगा, आपको बोल ये वो सब मशीन थी. एंड देन वी हैव अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जिसमें हमारे पास सी टर्बो सी और फॉक्स प्रो और इस तरह की VB मशीन आना शुरू हुई. एंड देन फोर्थ इज बेसिकली फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पहली दफ़ा जो कॉन्सेप्ट आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लेवल पे जाके प्रोग्रामिंग, और इसने दुनिया को बहुत चेंज किया. यहाँ पे कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस का, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेस मेमोरी यूज का, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म्स का, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे आए जिसने बाकायदा तौर पर दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को इंटायरली चेंज कर दिया. और आज भी ये इस वक्त जो जितनी भी आपकी बड़ी 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 एप्लीकेशंस बनी हुई हैं ERPs की, अदर इट इज़ Oracle एप्लीकेशन और इट्स SAP और इट इज़ लाइक माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स एंड एनी अदर पीपलसॉफ्ट, ये सब की सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे काम कर रही हैं. और इवन दो कि योर ऑर्गेनाइजेशन लाइक जो कि बहुत सारी एप्लीकेशन बनी हुई होंगी वो सब ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बनी होंगी. पीछे अगर कोई लेगेसी सिस्टम चल रहा है तो वो थर्ड जनरेशन पे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हुई भी होती है. फिफ्थ जनरेशन इज नाउ दैट वी आर एंटर्ड. अच्छा, इवन दो कि बहुत सारे लोग पहले से काम कर रहे थे, जैसे कि माई सेल्फ आई हैव स्टार्टेड in 1999 to work on the AI, and at that time basically I do have only list processors, servers and list processing machines where I can like run my algorithms. There is no machine learning, there is no deep learning, but obviously we are working on the different side कि कैसे हम machine को intelligent बनाएंगे.
और 5th जनरेशन लैंग्वेज का आगाज़ 80s में हो गया था, लोगों ने वहाँ से काम करना शुरू किया है। लेकिन ऑब्वियसली माइसेल्फ स्टार्टेड 1999 और फिर उसके बाद प्रोलॉग आ गई, तो प्रोलॉग ने बड़ी ज़िंदगी आसान की, लेकिन लोग उसको भी शायद नहीं जानते, दैट्स वेरी डिफरेंट 5th जनरेशन में। और अब आ गई पाइथन, जो कि मोस्ट ईजीएस्ट लैंग्वेज है, जो कि एक आम इंसान समझता है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये था कि क्योंकि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ज़रूरत इवॉल्व हो रही थी, दुनिया के सामने आ रही थी। अभी भी बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता, दुनिया में नहीं जानते लोग कि AI का एक्चुअली पर्पस क्या होगा। और AI भी बहुत सारी हैं, अभी उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि AI में क्या हो रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी वो नॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता प्रोलॉग से पाइथन पे आई। और क्यों आई? कि मकसद ये था कि एक आम इंसान विदाउट यूजिंग दी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स अपने काम को प्रोग्राम करके काम कर ले। और इन फ्यूचर अभी तो हम ये जो AI है जिसके अंदर मुख्तलिफ हमारे पास, जैसे एक होती वीक AI के ऊपर कुछ चीज़ें बात करेंगे जो पहले थी और अभी भी हैं बहुत सारी जगहों पे। एंड देन वी हैव आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि 2030 तक मेरे ख्याल से 32 तक ऐसी आएगी कि मतलब आप हैरान परेशान हो जाएंगे, जिसमें मैं ये बात कर रहा हूँ कि लोग जो है वो खुद बोलेंगे और प्रोग्रामिंग बनी होगी। एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस जो है वो, जो कि कहा जा रहा है कि बिल्कुल एज अ ह्यूमन वर्क करेगी, 1945 तक ये हो जाएगा, और हो सकता है उससे पहले ही हो जाए, और बहुत कुछ होगा, अल्लाह खैर ही करे कि वो क्या होगा उसमें। लेकिन ये कि इस टेक्नोलॉजी से आप जान नहीं छुड़ा सकते, ये आ गई है, दुनिया में यूज़ हो रही है, और जो नहीं करेगा वो पीछे ही रह जाएगा। तो एनी हाउ 5th जनरेशन लैंग्वेज के अंदर हम दाखिल हो गए, और हमारा जो एस्पेक्ट है अब वो यहाँ से आसान हो गया। इसीलिए ये अब एक फाइनेंस का आदमी हो, एक स्टैटिस्टिक्स का आदमी हो, एक मैथमेटिशियन हो, एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, वेदर ही हैजंट हैव एनी लाइक बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर साइंस एंड एनीथिंग, बट ही कैन लर्न, ही कैन ईजीएस्ट वे टू लर्न दिस टेक्नोलॉजी, और अपने साथ अपनी चीज़ों को आसान बना सकता है। ओके, लेट्स टेक्नोलॉजी का मतलब एक छोटा सा मैंने आपको एक एरा दिखाया कि ना मुख्तलिफ चीज़ें होती चली जा रही हैं। ओके, सॉरी, यस, okay, now this is the definition of the artificial intelligence, refers to the simulation of human intelligence in machine and programmed to think like humans and mimic their actions. The term may also be applied to any machines that exhibit traits association with human mind, such as learning and problem solving. अब बात यह है कि जनाब कि ये तो एक इसकी डेफिनेशन है, करने क्या जा रहे हैं हम मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाने जा रहे हैं कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करना शुरू कर दें। नाउ तो इससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, यानी कुछ समझना पड़ेगा कि अगर हम प्योरली AI पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे डेटा साइंस की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी बात अभी आपको मैं समझा दूंगा, तो वो ज़रा आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि दैट्स प्रोग्राम इज pertain to the like data science और by using the AI technology। लेकिन ज़ाहिर बात है कि AI की टेक्नोलॉजी के अंदर ही डेटा साइंस है, तो हमें इसको थोड़ा पहले समझने की ज़रूरत है कि AI क्या कह रही है और फिर डेटा साइंस में क्या करना है हमें, क्योंकि यू आर बेसिकली गोइंग टू वेरी फोकस्ड इन योर एरिया। नाउ ह्यूमन बिहेवियर इंटेलिजेंस, यानी कि आपको पहले ये करना है कि आपने अगर AI पे काम करना है प्योरली, तो आपको पहले ह्यूमन की साइकी पे काम करना पड़ेगा, और ये हमने किया उस ज़माने में काफ़ी। When we talk about the learning algorithms, we talk about the searching algorithms, and we talk about the like different sort of like edge detection techniques and different things। तो वो उस ज़माने में हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, and we are going to analyze कि एक AI को, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये कहें कि what is artificial intelligence, तो ठीक है हमने एक बात कर ली, लेकिन अगर we are going to define the what is intelligence, तो इंटेलिजेंस तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि आप मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ अभी कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, तो
आप इसे कैसे एक वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे, और आप लिख सकते हैं चैट के ऊपर कि एक वर्ड में इंटेलिजेंस क्या होगा, प्लीज। जी, चैट इज ओपन। आप लिख सकते हैं ना कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। यहाँ की चैट पे लिखना है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Apply knowledge and skills. ओके, I can hear you, but I don't know where is the chat option here. चलिए कोई बात नहीं, आप बता दें। एक आदमी का नहीं, नॉलेज एंड स्किल्स, तो नॉलेज और स्किल्स दो अलग अलग चीजें। चलिए आगे चलें। It's an ability to analyze. ओके, अच्छा, एबिलिटी एक अलग बात हो गई और फिर एनालाइजेशन एक अलग बात हो गई। एनीथिंग मोर? To solve some problems in a more structured way. प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लें, चलें, ठीक है, ओके। बड़ा काम होगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन उससे पहले करना पड़ेगा। चलें और बोलें। चलें, ऐसे सोचें आपके एक आदमी जिसको आप कह रहे हैं बड़ा इंटेलिजेंट है, तो क्या देख रहे हैं आप उसके अंदर? He has so much information. नॉलेज तो बता दिया उन्होंने ऊपर। और Perception capacity. परसेप्शन कैपेसिटी है ना, चले। जनाब जल्दी जल्दी Critical thinking. चले। और Learning. लर्निंग, वेरी गुड। स्पीकिंग, Decision making. टॉकिंग, Reasoning. Creativity. बिल्कुल सही है। एक ही आदमी बोलेगा, बाकी लोग नहीं बोलेंगे। चलिए, मेमोरी आप नहीं समझते कि मेमोरी भी जो एक नॉलेज का, आपके इंटेलिजेंस का पार्ट है? जी। वॉकिंग इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है? रनिंग, हियरिंग, now there are a lot of things, and when you are going to jot it down, it's going to be 10,000 words. Okay, so पहले ये, अब आप मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे जस्ट गोइंग टू से लाइक डिसीजन मेकिंग, ठीक है जी, कि हम कहते हैं जी डिसीजन मेकिंग एक है। अब मैं कहूँ चले इसमें से एक को उठा लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर कैसे करेगा, हाउ वी कैन मेक अ डिसीजंस। लेट्स अज्यूम okay. Okay, you have 4 balls over here in different colors. आप सब लोगों से मैं कहूंगा कि अपने पास
इनमें से कोई एक बॉल चूज करके अपने पास लिख लें। ठीक है जनाब, लिख लिया सबने? ओके जी, आई एम गोइंग टू आस्क महबूब साहब, कौन सा कलर चूज किया सर? मैंने ग्रीन सर। ग्रीन फेवरेट होना चाहिए कलर ना जो आपने चूज किया है। जी जी। अच्छा, आपने ग्रीन चूज कर लिया है सर। ये आपने क्यों ग्रीन चूज किया है? जी सर। ग्रीन क्यों चूज किया? सर ये प्रॉस्पेरस कलर है, आइस के लिए बड़ा अच्छा है, फिर ये मोटिवेट रखता है बंदे। ओके, अच्छा, अब असल में पता है आपके बैकग्राउंड में क्या हुआ दिमाग में कि एक्चुअली आपने बैकग्राउंड पे ये पहले 2 बॉल्स को उठाया जी, एंड यू चूज 1 बॉल फ्रॉम इनसाइड। फिर आपने इन 2 बॉल्स को उठाया और आपने इसमें से भी एक बॉल चूज की, और देन यू चूज दिस 2 बॉल्स एंड उसमें से भी आपने एक बॉल चूज की। उसके बाद 3 कलर आ गए। जब 3 कलर आपके पास आ गए तो उन 3 कलरों में से फिर आपने उसकी सेट्स बनाए, ठीक है, और फिर आपने उसमें से एक बॉल चूज की और फिर आपने उसमें से एक बॉल चूज किया एंड फाइनली आपने एक और सेट बनाया एंड यू चूज 1 बॉल दैट इज योर ग्रीन। ओके, एंड दिस मेथड एक्चुअली इज इन योर माइंड विच इज रनिंग, जो कि आप चूज करते हैं, क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हैं तो आप 2 से ज्यादा चीजों में डिसीजन ले ही नहीं सकते। ये इंसान का वो है, या तो A इज लेस देन B होगा, या A इज ग्रेटर देन B होगा, या A इज इक्वल्स टू B होगा, या इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती। तो दैट इज बेसिकली अ कंपैरिजन इन योर माइंड which has lot of comparators in your mind like as neurons working। और आप 2 चीजों के दरमियान पहले एक चीज निकालते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं ना ये अच्छा है, ये नहीं, ज्यादा है अच्छा है, तो ज्यादा को आपने चूज कर लिया, फिर आपने उसमें से ज्यादा को चूज किया, देन फाइनली यू हैव कम इनटू द डिसीजन दैट इज कॉल्ड द बबल सॉर्टिंग। कि आपने बबल सॉर्टिंग का एल्गोरिथम बनाया था, तभी आप डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं। एंड ड्यू टू दिस पार्ट, ये जो मैंने आपको बताई अभी छोटी सी एक चीज, तो इसको अगर हम देखते हुए जाते हैं तो हम पहले इस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को जॉटेड डाउन करेंगे कि एक्चुअली वो उसकी कौन कौन से सिम्टम्स हैं, वो कौन कौन से उसके बिहेवियर्स हैं, या उसके मिमिक्स हैं, या उसका जो भी वेटेज है वो क्या है, जिससे हम उसको ये देख सकें कि ये ऐसे काम कर रहा है। दैट्स वी कॉल्ड इट एल्गोरिथम of the like any sort of thing, anything. Skill is a broad term, then we are going to jot it down to different skills. एक skill नहीं, different skill. Creativity is a broad term, and then we are going to jot it down different skill. हम यहाँ पे आके मजीद बात करेंगे कि वो क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं हम उसको। So what happens, like behavior come into the algorithms, and then algorithms, how algorithm works on the different scenarios which has becomes the logics. So logics actually algorithm के साथ काम करेगी और एक फ्लो मॉडल डिफाइन होगा, जिसको हम फ्लो चार्ट्स वगैरह जो भी आप उसका नाम दें वो आप बताएंगे। एंड फाइनली वंस डन, तो यू आर गोइंग टू राइट अ मैथमेटिकल मॉडल, यानी कि आप इसकी मैथमेटिक्स डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक मैथमेटिक्स डिफाइन कर दी, ए इज ग्रेटर देन लेस देन व्हाटएवर इट इज। सो नाउ जब उस मैथमेटिक्स को किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाए, और as good as like in Python we can use, or R is one of the other language by using the AI and data sciences, but obviously Python is very much familiar, the libraries are very much available, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। खैर, तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाएगा, एंड when you run this program, तो वो प्रोग्राम should behave like whatever your behavior and intelligence और your आपने जो भी वहां से कोई भी चीज पिक की थी और उसको उठा के उस पर काम किया था। सो इट्स बेसिकली लाइक इट्स कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम वो रन कर रहा है। इस पूरे अमल को हम कहते हैं कॉग्निशन, एंड एक्चुअली इट वाज डिफाइंड बाय द ट्यूनर। और तो ट्यूरिंग जो है वो एक बहुत बड़ा इस वक्त आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जो आईटी की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज नहीं है बल्कि ट्यूरिंग का अवार्ड है।
यानी AI के अंदर जो भी इस पे काम करता है उसको ट्यूरिंग अवार्ड से नवाजा जाता है. सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि जनाब आपको जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को इस लहजे पे हम लिख रहे हैं. इनिशियली हम लिख रहे थे जो कि काम हमारे एक ऑपरेशनल लेवल के काम थे वो हम कर सकते हैं. 2+2=4 हो सकता है, ठीक है. तो वो हमने ऐसे ही बिजनेस प्रोसेसेस को डिफाइन करके काम किया और देन वी कैन गेट आवर प्रोसेस व्हाट वी हैव रिक्वायर्ड फ्रॉम द मशीन. बट ऑब्वियसली व्हेन वी आर गोइंग टू लाइक दोज थिंग्स व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी वेरी मच वेल डिफाइंड लाइक बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन, वी डोंट नो जी वो आदमी कैसा है, तो हम उसको कैसे एनालाइज करें, हाउ वी कैन गिव दी लाइक एनालाइजेशन टू दैट मैन कि भी अच्छा है बुरा है. तो जब तक मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, उसकी थॉट सुनेंगे नहीं, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग. तो हमें उसका बिहेवियर को एनालाइज करना और उसके बाद उसका मैथमेटिकल बनाना इज एंटायरली डिफरेंट, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स जॉब. एंड ऑब्वियसली द कॉग्निटिव साइंटिस्ट आर डूइंग दिस थिंग. माई सेल्फ बेसिकली आई वर्क विद द कॉग्निटिव साइंटिस्ट. और 2004 में जब मैंने PhD की थी तो आई वर्कड ऑन दी फ्रैक्टल न्यूरल नेटवर्क विद फ्रैक्टल न्यूरल नेटवर्क, और उस वक्त मैंने पूरा एल्गोरिथम लिखा था. अगर शायद मैं इसी में काम कर रहा होता तो शायद मैं डीप लर्निंग की पहली बुक मैं लिख देता. ओके, सो नाउ कम अप टू दिस पार्ट. अब जैसे कि मैंने बताया कि जब हमने काम शुरू किया था तो दैट वाज देयर इज नो एस द ट्रैक इज 100% अवेलेबल. 57 टाइप्स की हमारे पास AI की डोमेन्स थी, यानी कि हम उसमें किसी एक में जाके काम करते, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स एंड देन बेसिकली वी कैन मूव फर्दर. तो बड़ा मुश्किल काम होता था कि हम उसके अंदर ज़्यादा के काम करें. नाउ इस वक्त AI की 5 बड़ी ब्रांचेस हैं, ठीक है. और उसमें से पहली ब्रांच है विजन AI. विजन AI जो है ये टोटली रिलेटेड है आपकी बसारत से, यानी जो कुछ आप देख रहे हैं. और इंसान अपनी जिंदगी में ये एनालाइज किया गया है कि 70% काम अपनी आंखों से लेके करता है और इससे ऑब्जर्व करता है और उसी से वो परसीव करता है, लर्न करता है. और यानी कि उसका 70% दुनिया का जो मामलात हैं वो विजन से रिलेटेड है. तो इस पर दुनिया में बहुत काम हुआ है और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कि जैसे मैंने शायद अपने सेमिनार में बताई भी की थी कैमरे के हवाले से. तो क्योंकि कंप्यूटर की यहाँ कैमरा है तो वो उस हवाले से देख रहा है. एंड देन बेसिकली वी हैव अनदर टेक्नोलॉजी इन द AI दैट इज साउंड AI. अब साउंड जो है वो ऑब्वियसली रिलेट करती है आपके सुनने से और जब आपके बोलने से. तो सुनने का अमल और बोलने का अमल जो है वो स्पीच प्रोसेसिंग और स्पीच सिंथेसिस कहलाता है. और इसके अलावा फिर उसको सुन के आप कुछ अखज़ करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी आवाज़ आपने सुनी है तो आप फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार ये बच्चे के रोने की आवाज़ है और ये काफ़ी दूर से आ रही है या ये काफ़ी करीब से आ रही है, ये दूसरे कमरे से आ रही है, ये कुछ 10 कमरे दूर से आ रही है. सो अकॉर्डिंग टू दैट वॉइस एक्चुअली यू आर गोइंग टू एनालाइज दैट व्हाट्स हैपनिंग. जैसे कि अभी हम चलो बता देता हूँ, काम कर रहे हैं कि हमने कर लिया है वो काम कि हम इंजन की आवाज़ सुन के बता देंगे, मशीन बता देगी, इन्हें हमारा एल्गोरिथम लिखा हुआ है खुद का कि वो बता देगी कि इसमें क्या खराबी है या ये किस हद तक जाके खराब हो जाएगी या इसके अंदर अब इसकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो कम हो गई है. सो एयरक्राफ्ट यू नो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो बिफोर गोइंग टू लाइक ऑन रनवे द एयरक्राफ्ट उसके ऊपर उसकी इंजन की वॉइस सुन के ही हम बता सकते हैं. हाँ, कोई चलते हुए कोई चीज़ टूट जाए तो एक अलग पार्ट है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट ऑब्वियसली फॉर द पर्पज ऑफ द रिस्क साइड हम ये काम करके रख चुके हैं और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देयर सून इन वन ऑफ द एयरलाइन. सो सेकंड इज साउंड AI. नाउ थर्ड इज नेशनल लैंग्वेज. अच्छा, अब आपने सुना दुनिया में मेजर जो लैंग्वेजेस इस वक्त बोली जा रही हैं वो दैट इज अराउंड 128 लैंग्वेजेस, मोर देन 100, इट्स अबाउट नियर अबाउट 128 लैंग्वेजेस जो बोली जा रही हैं. और उन लैंग्वेजेस को आप खुद सुन रहे हैं and then you can understand what actually the question or whatever like the person is asking.
सो आप उसको सुन के एनालाइज करके और फौरन रिप्लाई करते हैं, उसका जवाब देते हैं. प्रोसेसिंग लेवल इज, यू सी लाइक योर ह्यूमन प्रोसेसिंग लेवल इज हाउ मच इट इज फास्टर एज द मशीन इज नॉट एक्चुअली रीच ऑन दैट स्टेज कि आपने सुना और सुनने के बाद फौरन आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आपका जवाब भी बन जाता है उसके ऊपर कि आपने क्या बोलना है. और जो कुछ आप बोल रहे हैं, whether you are going to talk in French, you are talking English, you talk in Persian, you talk in Urdu, you talk in any languages, वो आपका दिमाग उस तरीके काम कर रहा है. और ये दुनिया का एक चैलेंज फिर है, क्योंकि मशीन जो काम कर रही है वो जाहिर बात है कि मैंने जैसे यहाँ भी बताया कि वो मशीन को कुछ नहीं पता, मशीन जस्ट नो दिस सिंबल. मशीन को पता है सिंबल है. सिंबल क्या है जनाब? दैट इज अ बाइनरी वर्ड, दैट ASCII यूनिकोड इज अ बाइनरी स्टेटमेंट. अच्छा, अभी आपको पता चला होगा कि एक मेडिकल साइंसेस के अंदर आपका एक डीएनए है, वो एक पार्ट है जो आपकी बॉडी में होता है, ठीक है ना. और मेडिकल साइंस ने उसको 100% एक्सप्लोर कर लिया, ओके. यानी इसका कोड जो है वो ब्रेक कर दिया है. और इस कोड को ब्रेक करने के बाद ये पता लगा है कि जनाब कि आपकी बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो 7 पुश्तों की इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है. और राइट साइड पे आपकी माँ की और लेफ्ट साइड पे आपके बाप की इंफॉर्मेशन मौजूद है. और आखिर में आपकी इंफॉर्मेशन होती है जो कि इधर से भी इनहेरिट हो रही है, इधर से भी इनहेरिट हो रही है. और उसके बाद आपकी कुछ अपनी खुसूसियात हैं, ठीक है, कि जो आपकी अपनी खुदी जिसको कहा गया है अल्लामा इकबाल ने, ठीक है. तो वो आपकी अपनी इंफॉर्मेशन जो खुद आप अपने आप को पहचान लेंगे, व्हाट योर यूनिक एस्पेक्ट इन योर इनसाइड, तो आप दुनिया में कमाल आदमी होंगे. सो दैट्स बेसिकली ये इंफॉर्मेशन आपकी पूरी की पूरी इस वक्त जो अवेलेबल है. हैरान कुन बात ये कि ये बाइनरी में मौजूद है. बाइनरी का मतलब होता है 1-0 2 स्टेट्स, दैट इज ओनली 2 स्टेट्स. सो इट्स अवेलेबल इन 2 स्टेट एंड एक्सप्लोर. इसीलिए जब किसी की जेनेटिकली चीज़ों को चेक करना होता है तो वी कैन जस्ट टेक आउट हिज डीएनए एंड अनदर वी कैन मैप दैट डीएनए टू अनदर डीएनए, और हमें पता चल जाता है कि हाँ यार ये इसी का बच्चा है या ये इसी से इनहेरिट होके आया हुआ है, जो भी है. सो डीएनए जो है वो तो एक्सप्लोर हो गया, ठीक है. उसके हवाले से बाइनरी में सारा डेटा मौजूद है आपके पास. और आप जो बात कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज में, वो तो बाइनरी है नहीं, वो तो आपकी लैंग्वेज है और बस अपने सिंबल्स हैं, अपनी चीज़ें हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सुन रहे हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है, और आप जो कुछ एनालाइज कर रहे हैं वो भी बाइनरी है, और जो आप कुछ परसीव कर रहे हैं वो भी बाइनरी है, और जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो भी बाइनरी है, और उसके बाद जो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं वो भी बाइनरी है. और ये तमाम बाइनरी मीन्स 1-0-1-0-1-0. लैंग्वेज नहीं पढ़ी आपने बाइनरी? आप अच्छा सॉरी, सवाल आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स होते हैं. यू हैव दीज नंबर्स. काम कर रहे हैं आप इसमें? जी जी. ओके. इस सिस्टम को कहा जाता है जहां 0 तक नंबर है डेसिमल सिस्टम, ठीक है. ये ठीक. और जब आप इस सिस्टम से डेटा को कन्वर्ट करेंगे, इसी वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे, तो वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके 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 ओके. ठीक है. छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं. एक नंबर है, डेसिमल सिस्टम का बेस वैल्यू 10 होती है. मिसाल के तौर पे नंबर है 43110. ओके. हम क्या करते हैं, इसको सवाल कर लिया इन्होंने, तो मैं अगर हो सकता है बहुत सारे लोगों के ध्यान में ही सवाल हो, तो हम इसको जरा कर भी लें ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो. ओके. आई एम जस्ट गोइंग टू डिवाइड दिस वैल्यू फ्रॉम 10. ओके. डेसिमल सिस्टम की वैल्यू को डेसिमल से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो क्या हो रहा है जनाब कि 10 4 40. ओके. 10 3 30, 3 ओवर आ गया, 1 आ गया, 10 1 10, एंड देन 10 1 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0. अगेन डिवाइड बाय 10. 10 4 40. ओके. 10 3 30, 10 1 10, रिमाइंडर इज 1. अगेन डिवाइड बाय 10. 10 4 40, 10 3 30, remainder is 1. Again divide by 1, 10 4 40, remainder is 3. अब इस नंबर को जरा नीचे दोबारा लिखें, रिमाइंडर को 4 3 1 1 0. तो यू कैन फाउंड द सेम नंबर. इट मीन्स
कि अगर वही नंबर उसकी बेस वैल्यू से दोबारा वापस आ रहा है तो ये उसी डेसिमल सिस्टम की वैल्यू है, नहीं आ रहा तो फिर वो उसकी डेसिमल सिस्टम की वैल्यू नहीं है। ऐसे ही अगर एक नंबर फर्ज करें हम ले लेते हैं 21 एंड इट्स अ डेसिमल सिस्टम और मैं आपको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें तो आपसे सिर्फ 2 से डिवाइड करें, 2 1 2 2 1, ठीक है, और रिमाइंडर 1, 2 5 10, रिमाइंडर 1, 2 2 4, रिमाइंडर 1 एंड 2 1 2, रिमाइंडर 0। तो इसकी बाइनरी वैल्यू आ गई 1 0 0 0 1 1 1 एंड एक्चुअली दिस नंबर इज इन बाइनरी, दिस नंबर इज बेस 10। ओके, तो आपका पैटर्न बाइनरी में मौजूद है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जो आपका दिमाग है, योर ब्रेन, दैट ब्रेन एक्चुअली इज वर्किंग ऑन सम अनदर कोड और इसका कोड अभी तक ब्रेक नहीं हो सका है। ओके, नॉट ब्रेक्ड। डीएनए ब्रेक हो गया, जो उसका ब्रेन का जो वो है सेल है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है, और कंप्यूटर की भी दुनिया में हम उसको कहते हैं टेंसर। ओके, जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं इसकी बहुत डीप में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि आप बेसिक समझ लें पहले कि बेसिक क्या होती जा रही है और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो नेचुरल लैंग्वेज एक काम है, यानी कि आप किसी की बाइनरी वैल्यूज को कन्वर्ट कराएं एक बाकायदा तौर पर नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, और फिर उसका एक्सेंट और फिर ऑब्वियसली उसकी प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें जो हैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड इज द प्रेडिक्शन एआई। नाउ दिस इज द मेजर पार्ट जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं बहुत डिटेल में और करते चले जाएंगे। दैट इज प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन नॉर्मली हम कैसे कर सकते हैं कि वी हैव अ डिफरेंट पैटर्न्स, ठीक है। अगर मैं कहूं जी एक पैटर्न है, उसके अंदर एक वैल्यू ये आई हुई है, एक पैटर्न के अंदर ये वैल्यू ये आई हुई है, एक पैटर्न है उसके अंदर ये वैल्यू आई हुई है, एंड दिस इज अ वैल्यू फ्रॉम जनवरी, दिस इज अ वैल्यू फ्रॉम फरवरी, दिस इज अ वैल्यू फ्रॉम मार्च। तो अब सॉरी, ओके, सो नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू? अप्रैल में क्या वैल्यू आ सकती है? कैन एनीबॉडी टेल मी? 8। वेल, वेरी गुड। यहां पर 5 है, यहां पे 6 है, या 7 है, यहां पे कितने हो जाएंगे? एक्सपेक्टेड है ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज माय प्रेडिक्शन। अच्छा, ये मेरी प्रेडिक्शन है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सवालात उठते हैं। वो कहते हैं कि जनवरी में क्या सेम रिसोर्सेज लगाई थी कि वैल्यू 5 आई, या फरवरी में सेम रिसोर्सेज लगाई थी तो 6 हो गई, और मार्च में सेम लगाई थी तो 7 हो गई? ऐसा क्या हो गया? कोई और दूसरे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ? सॉरी, so we have a data, pattern or data, and ये हमारा एक टाइप का डेटा है, सिंगल डेटा, जिसके हम पैटर्न्स देख रहे थे, एंड वी प्रिडिक्टेड, फौरन हमने कह दिया 8, ठीक है जी, एक पैटर्न था, हमने कह दिया, बट माइट बी देयर आर सम अनदर पैरामीटर्स एज वेल। वो कह रही कि रिसोर्स एक पैरामीटर है, ठीक है नी। उसके बाद वो कह सकते हैं कि वेदर एक पैरामीटर है, ओके, मे बी द ओकेजन्स और इवेंट्स एक पैरामीटर है, और पॉसिबिलिटी है कि ईद का पैरामीटर हो। तो वो कह नहीं अप्रैल में तो भाई 15 हो गई, 8 नहीं रही,
ठीक है, तो आपकी प्रेडिक्शन गलत है? नहीं, आपकी प्रेडिक्शन गलत नहीं है। आपने तो उसी डेटा से जो भी एनालाइज किया वो आपने किया और आपने उससे प्रेडिक्टिव वैल्यू निकाली और डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर आपने बात की। यस, यू कैन डू। इसको मजीद इलैबोरेट हम करेंगे कि ऐसा प्रेडिक्शन में है, लेकिन प्रेडिक्शन एआई में ऐसा नहीं है। प्रेडिक्शन तो आप अभी भी कर रहे हैं, यू आर डूइंग बिजनेस इंटेलिजेंस, राइट? बिजनेस इंटेलिजेंस में और एआई में क्या फर्क है? प्रिडिक्टिव एआई में फिर बता सकते हैं मुझे, बिजनेस इंटेलिजेंस में क्या कर रहे हैं आप? इसमें बेसिकली जो पैरामीटर जो आप बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल के एवरी एस्पेक्ट को जो कवरेज नहीं है, एवरी एस्पेक्ट हम कवर करेंगे एनालिसिस के लिए, वो आपका एआई में कवर होगा। बिजनेस इंटेलिजेंस में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसकी बेसिस में डिसीजन कर रहे हैं। अच्छा जी भाई, और कोई? और कोई बता सकता है मुझे? जी, यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स से काफी सारे लोग थे मुझसे बात कर रहे थे। जी मिस अफशा, बताइए। सर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो सकती है? नहीं, एक साहब कनाडा से थे मेरे पास, कौन थे वो? जी जी तैमूर साहब, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या कर रही है? Business intelligence is basically, you can say it's based on scenarios, different available information, और आप उसको you can say that based on your own capacity you will analyze the data based on your own what you can say scenarios जो आपने build किए उसके ऊपर। And what I believe artificial intelligence is based on single rules, or you can say you can make the dynamic rules और उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। तो प्रेडिक्शन जो है बिजनेस एनालिसिस में ज़्यादा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रेडिक्शन से ज़्यादा इट्स रूल बेस्ड। नहीं, ऐसा नहीं। चलिए, एनालाइज द स्टोर डाटा एंड देन मेक अ कैलकुलेशन। किसमें? बिजनेस इंटेलिजेंस में, फर्स्ट टू गैदर ऑल द डाटा एंड देन एनालाइज, देन कैन प्रेडिक्ट। अच्छा, आप लोग में से कोई शख्स रियल टाइम में इन्वॉल्व है बिजनेस इंटेलिजेंस में अभी अपनी कंपनी में? अच्छा, चलें देखें बिजनेस इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है। एक्चुअली बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर द कंपनी हैव न्यूमरस टाइप ऑफ डेटा, राइट? डेटा है बट इसकी टाइप भी डिफरेंट है, ठीक है, और उसका कल्चर भी डिफरेंट है, और वो आ रहा है कंपनी के पास। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जस्ट हैविंग एग्जांपल, वी हैव वन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनिलीवर। यूनिलीवर का एक साबुन है, उसका नाम है लक्स, ठीक है जी। लक्स जो है को हमने कहा जी लक्स, तो उन्होंने कहा जी अच्छा ये सॉरी लक्स, उन्होंने कहा लक्स, उन्होंने कहा हमें ये बताइए कि लक्स पाकिस्तान में कितना बिकता है, ठीक है? हाँ, एक सेकंड जरा होल्ड करें, एक सेकंड जी, सॉरी। तो उन्होंने कहा जी लक्स हमें बताएं पाकिस्तान में कितना बिकता है। उन्होंने कहा जी लक्स फॉर एग्जाम्पल एक्स वैल्यू में बिकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो पाक का डेटा आ गया। अब आप मुझे ये बताएं कि जनाब
सिंगापुर में कितने का बढ़ता है? तो ये तो सिंगापुर का डेटा आ गया। ओके, अब एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें कहा जी कि लक्स जो है वो मलेशिया में कितना बिकता है? तीनों जगह का डेटा आपके पास आ गया XYZ की सूरत में। अच्छा, उन्होंने कहा ये तो ऑल टुगेदर बात हो गई कि इतना बिक रहा है। अब जरा मुझे आप ये बताएं कि ये किन किन शहरों में बिकता है। तो उन्होंने कहा जी ये हमारे पास कराची में बिकता है, हमारे पास हैदराबाद में बिकता है इतना, हमारे पास लाहौर में इतना बिकता है। अब इसकी वैल्यूज आना शुरू हो गई आपके पास। अब उन्होंने कहा कि साहब तमाम सिटी की इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास। ये तमाम सिटीज की जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, उसमें कहा, उन्होंने कहा जी एक इसमें से एक शहर है, मिसाल के तौर पर उसका नाम है SSS। ये शहर जो है ना, इसमें लक्स बहुत कम बिकता है। तो अब आपके पास जो बैठा हुआ है, जो आदमी जिसने प्लानिंग करनी है, तो वो आपसे सवाल पूछता है कि भाई यहाँ क्यों नहीं बिकता? तो आपके पास उसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। आप कहें सर लोगों की कैपेसिटी नहीं है, लोग खरीदते नहीं है, लोगों को पता नहीं है क्या है, ठीक है, ये वजूहात होती है। तो भाई ठीक है, ठीक है, ये कराची और लाहौर में बहुत बिकता है। तो कराची और लाहौर में किस इलाके में ज्यादा बिकता है और कुछ इलाकों में क्यों नहीं बिकता? तो यू सी डिफरेंट सिनेरियोज आपसे पूछे जा रहे हैं और उस सिनेरियो पे अब उसका एक्शन बनाया जाएगा। एक्शन ये भी हो सकता है, वो कहते हैं जी कि जहां बिक रहा है वहां पे मार्केटिंग बहुत करते रहो, जरूरत नहीं है वहां रोकने की। दूसरा एक्शन ये हो सकता है, आपने कहा यार ये जो शहर SSS है, इस शहर के अंदर जाओ और वहां जाके इसकी मार्केटिंग करो ताकि ये वहां ज्यादा बिके। उन्होंने कहा सर यहाँ पे लोग नहीं खरीदेंगे 30 रुपए का साबुन। उन्होंने कहा छोटा साबुन निकाल दो 10 रुपए का, साशा निकाल दो 1 रुपए का, बेचो लेकिन। ओके, अब ये साशा निकालना, ये 10 रुपए का साशा निकालना ऐसे नहीं निकाल लिया उन्होंने बल्क में। उन्होंने बकायदा तौर पर इसकी पूरी स्टडी की है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सिनेरियो, और आपने उसको अप्लाई कराया है बिजनेस इंटेलिजेंस को, तो उसने आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स दी हैं और उस रिपोर्ट के ऊपर आपने अपनी स्ट्रेटजी बना के इन्वेस्टमेंट कर दी। सो दैट एक्चुअली अ बिजनेस इंटेलिजेंस। लेकिन AI इंटेलिजेंस ऐसा नहीं कर रही। AI इंटेलिजेंस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात कर रहा हूं। इफ यू हैव अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ AI, तो AI क्या कर रही है कि AI आपसे कह रही है कि AI खुद ब खुद बता रही है आपको कि नाउ अकॉर्डिंग टू योर डेटा, गौर से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू योर डेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि SSS पे फोकस करे, क्योंकि SSS एक मार्केट है जिसपे आपका लक्ष्य नहीं बिक रहा और यहां पे 2 रुपए का लक्ष्य बिक सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? फर्क क्या है? ये AI की बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, कि यहां पर आप सिनेरियो खुद लगा रहे थे। यहां आपने अपनी सोच से डेटा को उठाया, अपनी सोच से जमा किया। ये जो वैल्यू आपने पाकिस्तान की उठाई, लक्स वैल्यू, कि पाकिस्तान की सिर्फ लक्स की वैल्यू दे दो, तो डेटाबेस में तो और भी तो बहुत सारे साबुन थे, तो आपने उसकी वैल्यू तो नहीं उठाई। फिर आपने कहा कि यार ये वैल्यू उठाओ और उस वैल्यू को उठा के इस पर ये एनालाइज करो। सो द बिजनेस इंटेलिजेंस एक्चुअली इज डिपेंडिंग ऑन यू, व्हाट यू आर थिंकिंग, एंड व्हेन यू आर थिंकिंग, तो दैट डेटा इज अ वॉलेटाइल डेटा। ये पर्टिकुलर एक टाइम पर उठाया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग। जो आप करते हैं, उठा के उसके ऊपर मुख्तलिफ अपने एनालिसिस लगाते हैं, एल्गोरिथम्स लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, और उसके बाद आप उससे एक वैल्यू निकाल लेते हैं कि यार ये होना चाहिए। लेकिन अगर आपने वो नहीं सोचा तो वो कभी नहीं दिखाएगा आपको। डेटा इज देयर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, डेटा इज अवेलेबल इन योर ऑर्गेनाइजेशन।
मगर आपको उस डाटा ने नहीं बताया कि वो क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यू हैव अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू आर सेलिंग, लाइक यूनिलीवर हैव मोर देन 15,000 प्रोडक्ट लाइन्स। तो 15,000 प्रोडक्ट लाइन्स के ऊपर आपका डेटा मौजूद है, उसमें से कौन सी प्रोडक्ट नहीं बिक रही आप सोचेंगे नहीं कभी, और ना आप ये प्रोडिक्ट करेंगे। सेल से आप अंदाजा लगा लेंगे कि ऐसा हो सकता है एक प्रोडक्ट पूरे साल में जो है ना वो 12 मिलियन बिकती हो और बाकी बिलियन से बिकती हो। अब 12 मिलियन को आपने निकाल के अंदाजा लगाया, हो सकता है आपने कहा ये 12 मिलियन की जो प्रोडक्ट है ये 12 मिलियन प्रोडक्ट्स नहीं बिक रही, इसका मतलब ये प्रोडक्ट की ऑब्सोलीट हो गई है और आपने डिसीजन ले लिया इस प्रोडक्ट को खत्म कर दो। पता चला जनाब वो इंतई नायाब प्रोडक्ट थी और वो एक प्रोडक्ट ही 1 लाख रुपए की थी और वो 12 मिलियन बिकती थी, तो सुपर सीटिंग दी अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वो ऐसे अगर आपने कोई एनालाइजेशन कर ली तो आप गलत जगह पे पहुंच गए। तो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर आप ये देख रहे हैं कि एक्चुअली बिजनेस इंटेलिजेंस एआई इंटेलिजेंस को कहाँ लगाना है। तो आपने जी I have a question here. यस So you mean that the main difference between business intelligence and artificial intelligence is the automation? इज दी देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज दी ऑटोमेशन है, लेकिन प्रिडिक्टिव लेवल के ऊपर आपको वो खुद ही बता रही है। That's okay. So We can the say- business intelligence that means in both scenarios, even in business intelligence or artificial intelligence, for both you are dependent on the data. डेटा तो खैर है ही, उसके बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब आपका अगर वही सेम डेटा है और उसके ऊपर आप एक नॉर्मल एज अ मैनुअल वे में इफ यू आर टेकिंग सम डिसीजन तो वो बिजनेस इंटेलिजेंस है। लेकिन अगर उसी डेटा के ऊपर आपको एक मशीन टेल यू समथिंग व्हाट यू शुड डू दैट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, ऑन बेसिक लेवल ये आप कह सकते हैं फॉर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। यस We can say that the business intelligence is a rule based where we define the rules. नो बिजनेस इंटेलिजेंस, यस बिजनेस इंटेलिजेंस इज बेसिकली अ रूल Rule बेस्ड। based where we define the rules. यस, यू डिफाइन द But when रूल्स। artificial intelligence itself Yes. has its own ruling based on the interpretation of the data analysis. अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जब हम बात करते हैं कि लाइक वी हैव अ सिमेट्रिक डेटा, ओके, सिमेट्रिक डेटा आपके पास है, आप सिर्फ जो बिजनेस इंटेलिजेंस अभी अप्लाई कर रहे हैं वो सिमेट्रिक डेटा के ऊपर है। व्हाट इज सिमेट्रिक डेटा? लाइक एक्सेल डेटा, ओके। मिसाल के तौर पर आपके पास इस तरह से डेटा होता है, फील्ड्स में डेटा होता है, आपने कहा जी सीरियल नंबर है, ये आईडी है, ठीक है जी, ये उसकी क्या कहते हैं नेम है, ठीक है, ये उसका एज है, ये उसका सैलरी स्ट्रक्चर है, वॉट एवर देखा होता है ना आपने, इस तरह से आ रहा होता डेटा। तो इस तरह का जो डेटा प्रोडक्ट का डेटा हो, उसका सेल्स का डेटा हो, रिटेल का डेटा हो, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डेटा। तो आप क्या कर रहे हैं कि आपने सिमेट्रिक डेटा के ऊपर बिजनेस इंटेलिजेंस लगाई हुई है। द डेटा विच यू एक्चुअली आर कलेक्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, you are applying the business intelligence as a rule, and according to your requirement whatever you have required आप उस पे बेस करते हुए वो लगाते हैं और you can get the answer, right? लेकिन यहाँ पे एक different scenario और आ गया। उन्होंने कहा यार कि we have a different other data, for example we have images as well, okay, we have different brochures, we have flyers, इंफॉर्मेशन यानी कि कुछ तरीके से भी आ रही है। वी हैव एक्सेल फाइल, वी हैव वर्ड फाइल, वी हैव सिमेट्रिक डेटा, ओके, एंड टेक्स्ट फाइल, ओके, वी हैव ऑडियोज, वी हैव वीडियोज, ओके, वी हैव क्लिप्स एंड सो ऑन। अब ये भी आपके पास डेटा है, and this data is important, okay, this is important as far as different, मैं आपको लंबी हो जाएगी, चलें यहां तक बात कर लेते हैं। ये इस सिलसिले में अगर ये डेटा आपके पास भी है, and now you are going to say we have symmetric data and we have also this data, तो इस डेटा का कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, इस तरह से कोई काम नहीं हुआ। So now if you are going to combine the symmetric and another data, it's become to the what? Big data. कुछ लोग आजकल, I'm sorry to say that,
ऐसा भी कर रहे हैं कि वो एक्सेल के ऊपर बिग डेटा बनाते हैं और वो कोर्स करा रहे हैं उसका। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है। एक बिग डेटा ऑब्वियसली इज बिकम बिग, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कभी कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन बिग डेटा जो है वो असल में जब आप बात करेंगे तो इट्स बिकम टू ऑल दीज सिनेरियोज, गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, और वो खैर आप एक तरीकेकार है कि उसको कैसे लाया जाएगा और एनालाइज किया जाएगा और फिर आप एआई इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो इट्स बिकम टू बिग डेटा इंटेलिजेंस। जब अब आप देखें कि आपके पास एक बिजनेस इंटेलिजेंस थी, एक आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई उसके ऊपर डेटा पे, अब आप वो सिमेट्रिक से निकल के उसकी बिग डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाएंगे तो यू नीड वेरी पावरफुल theory as well as practical to get the appropriate trend of the organization। और इससे बहुत कुछ निकल के सामने आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ मजीद ये भी करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बेकार ये काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन को ये भी करना चाहिए। I have a question here. Yes please। थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होगा जो अभी तक just having a confusion in my mind still। Business intelligence, whatever you said, is some, of course, you take some decision based on a lot of information you have. That information can be in machine or can be manual information. Okay? Yes. And that can be numerical numbers or can be the non-numerical things. You know? जो कि आपकी qualitative factors हैं, that all combined over there. Where on that basis you are taking a decision. Your management is taking decision. Same as with artificial intelligence, of course we have all this information again, okay? So this artificial intelligence is some sort of a software in which we will put all this data in and then the machine like वो एक circle सा उसको तब चलाएगी processor को and then give us a decision what we are looking for. How this artificial intelligence will work on the data? Like, कहाँ से हम उसको उस डेटे को फेंकेंगे किसी मशीन में और उससे कपड़े धुल के बाहर आ जाएंगे। So that I want to। आप कुछ नहीं फेंकेंगे। Business intelligence is more numerical, whatever machines we have from there we are taking. But artificial intelligence, how we take that? ठीक, ओके। आपने नहीं, इट्स ओके, क्लियर करना बहुत जरूरी है, बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाएगा, इससे अच्छा है। देखें, आपने जो सवाल किया है वो ये है कि जनाब हम बिजनेस इंटेलिजेंस में ये जो मैंने अभी सारी बात बताई आपको, ये कर रहे हैं कि वी हैव अ डेटा, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, और उसके ऊपर हम एक रूल लगाते हैं एंड देन बेसिकली वी कैन फाइंड इट आउट व्हाट एक्चुअली द बिहेवियर ऑफ दैट डेटा। जो रूल आपने लगाया है उसके ऊपर वो आपने अपनी मर्जी से लगाया है। Yes। ठीक है, Yeah। ठीक है। एआई में ऐसा नहीं हो रहा। Okay। एआई में मशीन अपनी मर्जी से लगाएगी और हो सकता है कि आप अपने रूल से सिर्फ एक चीज अखज कर सकें, मशीन आपको 20 चीजें बताएगी। Okay। 20 ट्रेंड बताएगी। अच्छा, अब हम कोई ऑब्वियसली ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे कि हम कोई सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे, बल्कि हम एक ब्रेन अटैच कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, इंटेलिजेंट ब्रेन अटैच कर रहे हैं उसी सिस्टम में जिसमें बिजनेस इंटेलिजेंस वर्क कर रही है, उसी सिस्टम में एक ब्रेन अटैच कर रहे हैं जो कि उसमें खुद ब खुद इंटेलिजेंटली वर्क कराना शुरू कर देगा उसको। Okay। ठीक है, That's why I want to understand that brain, the linkage between the information और this automation जो हमें बताया, that brain। ऑब्वियसली वो तो आप कोई ना कोई टूल यूज करेंगे, वो Yes, कोई ना कोई टूल आप बनाएंगे या यूज करेंगे और आप उस अपने एल्गोरिथम को खुद लिखेंगे। इस प्रोग्राम में आप ये करेंगे कि आपसे छोटी छोटी चीजें बनवाना। आज तो मैं ले रहा हूँ प्रोग्राम, अभी रोमिल इज ऑल्सो हेयर, तो रोमिल जो है वो आपसे बाकायदा तौर पर पूरे आपको प्लेटफॉर्म बनवाएगा, आपके कंप्यूटर में ये बाकायदा इंस्टॉल करवाएगा चीजें, आपके सिस्टम को एनर्जाइज करेगा एआई की तरह, और फिर उसके अंदर पाइथन आपको सिखाएगा, उसके अंदर आपको चीजें किस तरह से चलाना शुरू करते हैं आप स्टेप बाय स्टेप। पहले बड़ी बेसिक बातें होंगी, आप कहेंगे यार ये क्या, मैं सर्कल बना रहा हूँ, मैं हार्ट बना रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ, बट ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड कि ये लैंग्वेज कैसे काम कर रही है, इसके साथ कैसे आगे फिर मशीन लर्निंग काम करेगी और कैसे डीप लर्निंग काम करेगी। ठीक है, अब मैं
अब मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूं कि जी डेटा ये है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, एक डेटा है, डेटा इज अ सीन, ओके, डेटा इज सीन एंड एवरीबडी वी आर एक्चुअली सीइंग दैट सीन। वो सीन क्या है कि एक आदमी खड़ा हुआ है, दो तरफ बिल्डिंग है, एक तरफ वादी है, ग्रीनरी है काफी, और राइट साइड के ऊपर दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और एक आदमी नीचे छतरी लेके खड़ा हुआ है। तो आपके जहन में क्या आता है, क्या क्यों खड़ा हुआ है और छतरी लेके क्यों खड़ा हुआ है? उस सन शेड से बचने के लिए, या कोई दैट्स की रेन हो सकती है। ओके, आपने दो बातें कर दी फौरन, ठीक है ना। आपने कहा या तो वो सनशेड से बचने के लिए कर रहा है, या वो एक्सपेक्टेड रेन है, या हो सकता है रेन हो रही हो बहुत तेज। तीसरा सिनेरियो ये भी है ना, ये आपकी इंटेलिजेंस है, जो मशीन आपको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंटली बता देगी। डेटा इज देयर, डेटा का ट्रेंड आपने अपनी मर्जी से निकाल लिया कि यार इस प्रोडक्ट का ट्रेंड निकाल दो, लेकिन मशीन आपको ये कह रही है भाई इस प्रोडक्ट के अलावा ये प्रोडक्ट भी है जो ग्रो कर रही है। ओके, ठीक है, आप इसको क्यों नहीं देख रहे? एंड दिस इज द ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। आप वो आपको कहेगी आप जब पैसा इन्वेस्ट किए चले जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट ग्रो नहीं कर रही, ठीक है ना। आपकी सर्विस, जी बोलिए। इसको जो आपने लीगल बेस वाले एग्जाम्पल के अगर हम दोबारा रखें तो बिजनेस इंटेलिजेंस से हम ये ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि टू द एक्सटेंट ऑफ द सिटी डेप्थ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट कम दिख रही है वहाँ पे, ठीक है। रूल बेस के क्या आपने कहा कि टर्नओवर प्रोडक्ट का कितना है, कितने पाकिस्तान में, दूसरे शहरों में, उसमें भी कितना शहर है, किसी का रूल वी आर ड्राइविंग टू रीच ए स्पेसिफिक नॉलेज। एआई में वो सारा डेटा वो खुद ले लेगा, और उसके बाद नॉट विद दिस ट्रेंड ऑफ दिस प्रोडक्ट अलोन, it will give the other trends as well which may be important to us. Yes, वो आपको ये भी बताएगा कि भाई ये जो डेटा है, इस डेटा की कुछ और भी बिहेवियर्स हैं, ठीक है, जो आप उससे देख ही नहीं रहे, ठीक है। मैं बहुत सारे आप अपने चले कुछ चीजें हम यहाँ पे तक वी आर ऑफरिंग मोर देन 500 सर्टिफिकेशंस, ठीक है जी। 500 सर्टिफिकेशन ऑफर कर रहे हैं, हमारा दरबत है, एक बजट है, चीजें सब चीजें हो रही। आई यूज एआई, और मुझे पता चला ऐसे ना कि 100 ऐसे कोर्सेज हैं जो पिछले 2 साल से नहीं चल रहे और कंपनी चला रही है, उसकी मार्केटिंग भी हो रही है, उसकी चीजें भी हो रही है। व्हेन वी अप्लाइड एआई और हमें डिफरेंट बिग डेटा में कन्वर्ट किया, तो पता चला कि वो कोर्सेज अब डिफरेंट होते जा रहे हैं और उसकी ट्रेंड चेंज हो रही है, तो उसके नॉर्म्स को, उसकी चीजों को चेंज करने की जरूरत है। एंड फाइनली वी कैन गेट इट कि जनाब उसका कंटेंट अब ये होना चाहिए, ठीक है। और उस कंटेंट के अंदर अगर हम ये तेजी लेकर आएंगे तो हमें बहुत कुछ जो है वो उसी प्रोडक्ट को हम बेहतर तौर पर मार्केट कर सकते हैं। तो इवन दो के वी ऑल आर टेक्नोलॉजिस्ट और एक से एक लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तक बिजनेस इंटेलिजेंस अप्लाई हो रही थी तो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही एआई अप्लाई की बहुत कुछ निकल के सामने आ गया। तो ऐसा बहुत कुछ बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास ह्यूज प्रोडक्ट है, ह्यूज सप्लाई चेन है, ठीक है, और उनके आपको पता है कि पॉइंट्स में वैल्यूज को सिर्फ पॉइंट्स के अंदर अगर आप उनकी सेल इंक्रीज कर दें या वेस्टेज को आप देख लें तो उनका जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फर्क पड़ जाता है। तो प्रेडिक्शन जो है, प्रेडिक्शन एआई जिसके अंदर आप लोग काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेटा साइंस। Okay. Is this because of the ability of the machine to capture or analyze so much data? Ability of the algorithm. Algorithm, sorry. Yes. Which is not possible by as a human being. Obviously. भाई एज ह्यूमन में अगर 10 डायरेक्टर भी हैं तो हो सकता है हर डायरेक्टर के पास 200 प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी 2000 प्रोडक्ट्स हैं, तो वो शायद 2000 प्रोडक्ट की वो चीजें ना निकाल सके जो उसको शायद मशीन से इन्फॉर्म हो जाए। Okay, so sorry, just to continue the same discussion, just getting my own confusion, just clearing my own confusion.
So इसका मतलब है कि artificial intelligence itself sort of a tool which we will develop, but this tool is totally dependent on your data, how accurate your data is. नो Okay. नो, मैंने कब कहा ये बात? मैंने तो ये बात की नहीं, मैंने तो आपसे अभी ये बात तो की नहीं कि वो डिपेंडेंट है टू डेटा पे. डेटा इज वन ऑफ द की. देखिए मैं आपको Okay. डेटा That's तो one element of okay. इज वन ऑफ द की. मतलब आपके पास दुनिया में इस वक्त चीजें डिपेंडेंट डेटा पर है. यू सी लाइक मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ. आई हैड डिप्लॉयड वन ऑफ द ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट इन 1997 इन पाकिस्तान. ओके, और हमने वो स्टार्ट किया. सो वी एक्चुअली गॉट द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ द पीपल मार्केटिंग कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो उस जमाने में 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि जिनके पास मार्केट शेयर था. ठीक है. Okay. वन इज याहू, दैट वाज अबाउट 31% मार्केट शेयर. Amazon, yeah. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज एमएसएन, Yeah. that have like 28% market share, and then we have a Google that was have around 23-24% market share. मेरे पास आज भी वो स्टैट्स पड़ी हुई है. हमने बहुत महंगी $2,500 की वो स्टैट्स खरीदी थी. और उस जमाने में ज़्यादा लोगों को जिनका ई का नहीं पता था, हम ई कॉमर्स का बिजनेस करने जा रहे थे, यानी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, तो उसको भी खदशा था कि पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा कि बिजनेस नहीं होगा. तो हमने उनको फिर ये डाटा से बताया, क्योंकि हमारी सोच उस जमाने से वैसे ही थी कि डाटा से खेलने की जरूरत है. Sure. ठीक है. नाउ वी हैव वो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और 6 महीने के अंदर हमने उसको जो है वो उसकी सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट कोई $12.5 लाख पे पहुंचा दी. अच्छा, अब बताने का मकसद क्या है. नाउ आफ्टर 2000, सो बेसिकली आई एम नॉट हियर, मैं फिर यूके चला गया था. तो 99 में मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए, तो आई वाज देयर, मेरा आना जाना लगा रहता था. लेकिन 2000 में पता चला स्टैट्स आई और हमने देखा कि याहू हैज अराउंड लाइक 18% मार्केट शेयर, Yes. MSN has around like 11%, and Google is going to be accelerated 42%. Okay. Now what happens today? What's going over on? 90% maybe. Yeah. The Google has 83% market share, and Yeah. Yahoo So is, because they have more information, they have more data with Google, and they made it more simplified for the. तो आप खुद ही अपने सवाल का जवाब मुझे दे रहे हैं ना कि उसने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें देना शुरू की, एंड दे आर कलेक्टिंग द डेटा एंड आर बिकम अ जायंट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. अब मकसद कहने का ये, इसका मतलब डेटा जो है वो एक ऐसी चीज है कि इफ यू हैव अ डेटा एंड यू कैन बी अ पर्सन हु कैन एनालाइज द डेटा इन वेरी एप्रोप्रिएट वे, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं. एंड दिस इज द साइंस ऑफ डेटा साइंस. Okay. Right? Yeah. अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. मुझे नहीं लगता आज रोमेल आर यू देयर? जी सर, मैं वही हूँ. I'm going to introduce Rommel as basically my subordinate over here. Mashallah, he is also MPhil in artificial intelligence, and he's doing his PhD in artificial intelligence, and he's working with us as a trainer and obviously as a consultant. So as a good background, तो ये आगे आपको मज़ीद चीज़ें पढ़ाएंगे. लेकिन मुझे लगता है रोमेल आज मुझे कराना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों के सवाल जवाब देंगे, फिर आप इनको लेके जाएं तो अच्छा है. नहीं सर, आपने कोई मसला नहीं. अच्छा जी, ओके. सेकंड जनाब ये कि व्हाट्स गोइंग ऑन. हम एआई की हमने बात की. अच्छा, अब जैसे कि जो असल बात है वो ये है कि ये हम पार्ट 2 में आपका जो डिप्लोमा होगा वहाँ जाके आप पढ़ेंगे मशीन लर्निंग को. लेकिन मशीन लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, कि जिसमें अगर मैं कहूँ कि जी आई एम बेसिकली मेरे पास एक वैल्यू है और वो वैल्यू जो है वो फॉर सपोज नियर अबाउट दिस है, इट्स नॉट एक्यूरेट. ओके, तो अब ये वैल्यू मेरे पास आ रही है, इट्स नॉट एक्यूरेट. तो अब मैं इस वैल्यू को उठा के लर्न करवाऊंगा, ठीक है, और वो मशीन से रीप्रोसेस
हो के इस हद तक पहुंच जाएगी कि आखिर में ये सिर्फ और सिर्फ पैटर्न रह जाए जो कि मुझे चाहिए था, राइट। तो इस प्रोसेस को जिसमें हम एरर फ्री करते चले जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट की रिकग्निशन को या लर्निंग को, उस प्रोसेस को मशीन लर्निंग कहते हैं। इसको समझ आप बाद में जब समझ जाएंगे, जब बाद में बात होगी। और फिर जाहिर बात है कि हम मजीद चले जाते हैं कि डीप लर्निंग, ठीक है ना, कि हम उसकी मजीद वैल्यू पे चले जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने बात की थी कि जी स्किल्स, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्किल्स आर यू टॉकिंग अबाउट दी बैडमिंटन प्लेयर स्किल्स, or you are going to talk about the data scientist skills? So you are going to jot down and deep down the skills in the different subsets which is called deep learning. ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे कि ये क्या होता है। जस्ट गिव यू द स्मॉल आइडिया। सो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और उसके अंदर फिर जाहिर बात है कि हमारे पास ये बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं। एक और जो फील्ड मैंने यहां पर आपको नहीं बताई, लेकिन अब इंसान देख रहा है, इंसान सुन रहा है, इंसान बोल रहा है, इंसान अखज़ कर रहा है। एंड फाइनली देयर वन फील्ड दैट नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, क्योंकि हम इस पे काम नहीं कर रहे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही, विच इज कॉल्ड रोबोटिक्स। ओके, तो रोबोटिक्स क्या है? रोबो का मतलब है मूवमेंट ऑफ मशीन। तो वो हाथ हो सकता है, वो पाँव हो सकता है, वो जो भी है, ताकि आप ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्चुएटर यानी कि हाथ का इस्तेमाल है। तो अगर हम इंसान के पास 2 हाथ हैं तो मशीन को 20 हाथ हमने दे दिए और काम दे दिया, तो मशीन ठड़ा सारे काम करके रख देगी आपके पास। तो वो जो 20 हाथ होंगे, वो जो हैं वो आमतौर पर आप फैक्ट्री में देखते हैं लगे हुए हैं और काम उससे हो रहे हैं रोबोटिक्स लेवल के ऊपर। लेकिन उसके पीछे जो काम हो रहा है लर्निंग का, वो दिमाग से ही हो रहा है। तो वो जो प्रिडिक्शन है, AI या जो नेचुरल लैंग्वेज है, विजन, साउंड है, वो सारी की सारी वही है जो हम एक्चुअली कर रहे हैं काम और उस पर वर्किंग कर रहे हैं। सो मजीद बात करते हैं जनाब कि जैसे कि मैंने बताया था आपको कि टेक्नोलॉजी का आगाज हुआ और टेक्नोलॉजी में चीज़ें आने लगी, तो आपके पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आप देख रहे हैं मार्केट में मौजूद हैं। और ये 2001 से लेके 2016 तक का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। कौन कौन है जी? माइक्रोसॉफ्ट, एक्सॉन, सिटी, अमेजॉन, ठीक है जी, अल्फाबेट, फेसबुक, राइट। ये सारे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका एक बड़ा नेमिंग ऑर्गेनाइजेशन है मार्केट में। टॉप 5 जो कंपनीज थी वो ये थी, एंड दे हैव अराउंड कम अप ऑडिट $1.4 ट्रिलियन कंपनीज। एंड उसके बाद ये अल्फाबेट, अमेजॉन वगैरह दैट्स बिकम टू $2.3 कंपनीज, जो कि जो मार्केट का एक शेयर लेके बैठेंगे 2016 तक, ठीक है, 16 में आ गए हमारे पास। अब बात ये है कि ये जो AI 2016 के बाद दाखिल हो गई है बहुत तेजी से, बहुत रैपिडली आप इसका ग्रोथ देखेंगे आ रही है। सो एक एस्टिमेटेड जो वो है वैल्यू है, दैट इज अबाउट $2 ट्रिलियन GDP लास्ट ईयर खाली है किसका? उन कंपनीज का जो कि AI पे काम करना शुरू कर दिया, और इन कंपनीज ने भी AI पे काम करना शुरू कर दिया। और ये जो चीज आप देख रहे हैं इस वक्त के जो मार्केट के अंदर ये $2.3 ट्रिलियन की मार्केट दिखा रही है, इट्स बिकम टू लाइक $16 ट्रिलियन मार्केट इन 2030। यानी इस पे इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इतना काम हो रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो जितनी जल्दी AI की तरफ मूव कर जाएंगी, वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की जो पीछे खड़ी है वो पीछे ही रह जाएंगी। मैं बताऊं, they can't be approached, they can't be like reach on that extent, they cannot be able to meet their goals। वो काम ही नहीं कर सकेंगे उस तरीके से। यानी कि आप मुख्तलिफ स्टेटमेंट मुख्तलिफ CEOs के देखें तो आप हैरान कुन स्टेटमेंट देखेंगे उनके, हैरान कुन स्टेटमेंट। ऐसा होगा कि हम शायद ये करें कि शायद चिप नहीं लगेगी इंसानों में। मुझे तो लग रहा है कि स्वीडन में जब सबने लगा ली है चिप हाथों के अंदर और मोबाइल फ़ोन वो हाथ में यूज़ कर रहे हैं, तो शायद पता नहीं हमारे बच्चे या आपके आने वाले बच्चे, उनके बच्चे शायद प्रॉबेबली ऐसा करना शुरू कर दें और उनके लिए वो एक
नॉर्मल सी बात हो गई हमारे लिए, जैसे मोबाइल फ़ोन नॉर्मल सी बात हो गई। तो घरों में रोबोट्स आ गए हैं, घरों के काम वो कर रहे हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो चेंज लेकर आएंगी, एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आ गया है मार्केट में। ज़्यादातर लोग ऑब्जेक्ट जो है वो चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं थ्रू मशीन, ह्यूमन का इस्तेमाल कम हो रहा है ड्यू टू एक्यूरेसी, ड्यू टू बहुत सारी फील्ड्स जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, ऑडिट ऑटोमेटिकली हो रहे होंगे, एनालिसिस ऑटोमेटिकली हो रही होगी। तो जो लोग इस डेटा साइंटिस्ट की तरफ नहीं होंगे और डेटा साइंटिस्ट नहीं होंगे, मैं समझता हूँ कि शायद 2030 के बाद या 2025 के बाद जो है वो जॉब्स कम होना शुरू हो जाएंगी जो कि एनालिटिकल लेवल के ऊपर हो रही हैं, या वो क्या कह सकते हैं उसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हो रही हैं, या वो डेटा के इकट्ठा करने की बात हो रही है। मतलब इस वक्त हमारे पास में अगर कभी आपको टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक अपनी पूरी ब्रीफिंग दे दूंगा प्रोडक्ट की कि हम क्या क्या बना के बैठे हुए हैं और हम सेल कर रहे हैं। कि वी हैव लाइक कॉल सेंटर्स, वी हैव बॉट्स, इंटेलिजेंट कॉल सेंटर्स, इंटेलिजेंट डेटा गैदरिंग्स, इंटेलिजेंट लाइक हर चीज़ हम मशीन के थ्रू डेटा ले रहे हैं और कर रहे हैं, और सारी चीज़ें हमारे हाथ में आ जाती हैं और वो एनालाइज करके हमें भी दे देते हैं, और हम वी कैन हैव लाइक ऑटोमेटिकली वी कैन जस्ट से इट इज बिकम अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वी कैन से इट इज बिकम्स लाइक ग्राफ, इट कैन लाइक सेंड लाइक पे आवर बिल्स, और हर चीज़ बोल के हम सब कुछ कर ले। तो ये सब चीज़ें जो है ये आने वाले वक्तों में जो ये साउंड और नेचुरल लैंग्वेज और सारी चीज़ें ये हो रही हैं, ये सब आप अपने घरों में देखेंगे। IoT यूनी वन ऑफ द एलेक्सा आप देख रहे हैं कि हेलो गूगल एंड टर्न ऑफ द राइट लेफ्ट बल्ब और फैन, ये सब आप देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके आम जिंदगी में इस्तेमाल हो रही हैं। सो यू आर यूजिंग दैट। सो ओके, थोड़ा सा मैं जो बातें मैंने अभी पीछे की, दैट्स ऑल अबाउट द कन्वेंशनल IT। और ये कन्वेंशनल IT जो है माय डियर, इट्स नाउ बेसिकली कन्वर्टेड इनटू द डेटा एंड मशीन लर्निंग एंड AI लर्निंग। AI एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसके अंदर हर एरिया, जैसे मैंने आपको विजन एक एरिया है, साउंड एक एरिया है, नेचुरल लैंग्वेज, प्रेडिक्टिव। तो प्रेडिक्टिव AI के अंदर भी आप पर्टिकुलरली एक जगह पे जो है वो काम करते हैं, और उसी एरिया के अंदर आप ज़्यादा आपको एम्फसाइज करते हैं कि मुझे किस तरीके से अपना डेटा जो ERP से या CRM से रिलेटेड है या बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, वेयर हाउसिंग से रिलेटेड है, तो मैं कैसे उससे अपना मज़ीद कोई जो है वो चीज़ें जनरेट कर सकूं और उससे अपने ट्रेंड निकाल सकूं और देख सकूं कि मेरे पास जो है वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ग्राफ किस तरफ जो है वो टिल्ट हो रहा है, और मैं किस तरीके से जो है वो उससे अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है मूव कर सकता हूँ और उससे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी ले सकता हूँ जो कि मैं नहीं ले रहा हूँ। अब जाहिर बात है कि जब आप इनिशियली इसको स्टार्ट करते हैं किसी कंपनी के अंदर तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है, क्योंकि मशीन लर्निंग थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रूम अप होती चली जाती है वैसे वैसे वो क्या कहते हैं, आपको पता है कि वो एक जो है वो ऐसा हथियार बन जाता है आपके लिए जिसको आप शायद बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसको रहने देते हैं, लेट्स मी प्लीज। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है कि आज उसके पास भी टाइम नहीं है, इतना टाइम बचा ही नहीं है हमारे पास। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ताकि वो रोमिल को तो नहीं मिलेगा टाइम, कल ही क्लास आपकी करवाएगा प्रॉपर तरीके से। अब आपको मैं एक डेटा साइंस की एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग जो मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा उनको जस्ट एक, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? जी नजर आ रही है। ये मैं आ रही है। ओके, ये मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। ये हम एक कोविड लास्ट जब हुआ था तो वी एक्चुअली स्टार्टेड द रिसर्च विद वन ऑफ द जॉन हैम्पटन यूनिवर्सिटी, और उसके बाद हमारे पास कुछ डेटा एनालाइजेशन, ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर हमने करके दिए थे उस यूनिवर्सिटी को, जो हमें मुख्तलिफ दुनिया का डेटा, पूरी दुनिया का डेटा मिल रहा था, और उस पर हमने पाकिस्तान के लिए भी अलग से निकाल के काम किया था। Now it's basically what? It's a smart infectious disease surveillance system for developing nations.
क्या है जनाब कि हमारे पास मुख्तलिफ डिजीज़ आ रही है। कोविड एग्जाम्पल एक डिजीज़ थी, और ऐसे ही हमारे पास और बहुत सारी डिजीज़ हमने आज से बचपन में कभी शायद डेंगू का नाम नहीं सुना था, एक वो आ गई, ठीक है, ये डेंगू आ गई। फिर उसके बाद हमने कभी नहीं सुना था कि जी कि वो मलेरिया जो एक और टाइप का होता है, वो एक और सा मलेरिया उसका नाम होता है, तो वो बेसिकली आ गया है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि हमें अगर ये एनालाइज करना है कि यार ये हमारे मुल्क में कौन कौन सी डिजीज है, कितने साल पहले कौन सी थी, अब क्या हो गई, और उनकी पोटेंसी कितनी इंक्रीज हो रही है, और उसके बाद आने वाले वक्तों में क्या एक्सपेक्टेड है कि इसकी पोटेंसी इतनी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब आप सोचें कि अगर ऐसी डिजीज हो सकती है आगे, अगर ये कोविड जो है वो और बुरी हालत में अगर आगे अल्लाह ना करे और वो बढ़ जाता है, लेट्स माइक अपना बंद कर लें, किसी का खुला हुआ प्लीज। तो अगर फॉर एग्जांपल वो कोविड बढ़ जाता है तो क्या होगा, व्हाट यू विल डू। क्या आपके पास उस एफिकेसी लेवल की वैक्सीन है? क्या दुनिया में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बना ली है? अभी भी आपको वैक्सीन लगी हुई है, वो वैक्सीन 30% पे काम कर रही है, 15 या 30% पे, ठीक है, लेकिन कुछ क्योर आपको, इसीलिए आपको बूस्टर लगाने का कहा गया है, जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद उसको मजीद इनहांस किया गया और बेहतर किया गया है। तो अब आप लगा रहे हैं उसको, लेकिन वो क्योर करना जरूरी है, वो बूस्टर लगना जरूरी है, इसलिए कि ये डिजीज की जो रेट है ये बढ़ रहा है। अब इसके ऊपर हमने पूरी रिसर्च की, और ये पूरी डेटा साइंस की रिसर्च है, ठीक है जी, कि वो कौन कौन सी जगहें हैं जो ओवरलुक्ड हो गई हैं, ठीक है जी, और वहां से डिस्पर्स्ड हो रही है बाकायदा तौर पर, जैसे कि मैंने बताया कोविड। एंड वो कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं जो डिसएंगेज्ड है, डिसइंटीग्रेटेड है, ठीक है ना, जो हमारी करंट प्रैक्टिसेस हैं, जो भी सारी चीजें, और कहां पर ऐसा हो रहा है कि वो डिजीज जो है वो एक तूफान की तरह फैल रही है, एक दूसरे से लगती चली जा रही है, जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इवन दो के कुछ जगहों पर तो इंतहाई वो यानी कि उसके इम्पैक्ट ऐसे हैं कि जिसको हम सोच नहीं सकते कि वहां क्या हो रहा है। सो दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की प्रैक्टिसेस हो रही हैं और उसके इम्पैक्ट्स हैं। हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो कि प्रॉबेबली नुकसानदेह हैं, ठीक है, और वो जिसकी वजह से वो डिजीज फैल रही है। हमारे यहाँ अगर कोई बीमार है तो 600 लोग मिलने पहुंच जाएंगे, हमारा कल्चर है। वो बीमार बेचारा, वो बीमार शायद वो क्या कहते हैं जो है ना, वो कहेंगे यार खुश हो जाएगा हमसे मिलके, बेचारा वो मिल के थक गया और मजीद तबीयत खराब हो गई उसकी। तो ठीक है, बीमारी का मिलने जाना जरूरी है, लेकिन उसका तरीक़ाकार है, वो हमारे दीन में भी है कि आप जाएं और बाहर से उसकी खैर खैरियत पूछ के और उसको अपना सलाम दे के और कोई ज़रूरत है तो देकर आ जाए, मगर उस मरीज़ को तंग ना करें। लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस है भाई, हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है, लेकिन ऐसी दुनिया में और ज़्यादा डिफरेंट प्रैक्टिस हैं। अब वो ये भी हो सकता है कि वो मरीज इतना बीमार था कि उसके जर्म्स आपको लग गए, आपके बच्चों को लग गए और आप बीमार हो गए। सो नाउ हमने पूरी दुनिया से ये डेटा जमा करना शुरू किया। अब ये बहुत एक लंबी कहानी है, मैं इसको जरा छोटा करता हूँ। और हमने उनको एक समझ लें, एक हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेट्स से अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये एक डिजीजेस का एक पूरा डेटा रिक्वायर्ड है, कितनी किस्म की डिजीज हो रही हैं और उन डिजीजेस से क्या क्या जो है वो हो सकता है इंसान को, और आने वाले वक्त में वो कितनी उसकी पोटेंशियल उसका इंक्रीज हो जाएगा, और उसके हिसाब से हमारे मुल्क में वो केमिकल्स मौजूद नहीं है जिससे उसकी दवाई बनाई जा सके, और कितनी दवा की हमें जरूरत पड़ सकती है, कितने हमें हेल्थ स्टोर्स रिक्वायर्ड होंगे, कितने हमें हेल्थ स्कूल्स रिक्वायर्ड होंगे, कितने हमें डॉक्टर्स चाहिए, कितने हमें नर्सेज चाहिए, कितने हमें जो है वो क्या कहते हैं जो है वो बेड्स चाहिए होंगे। यानी कि हमारे लिए
जो है वो एक पूरा ओवरऑल पूरा एक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम तमाम डेटा को एक जगह करके ये बता सकते हैं कि इस शहर के अंदर कितने हमारे पास हॉस्पिटल्स काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं, या ज़रूरत है, या उसके बेड्स की ज़रूरत है, या उसमें दवाइयों की ज़रूरत है, ठीक है। और इसी तरीके से हम पूरा डेटा की यूनिफिकेशन करके, ये ज़रा मैं आपको थोड़ा आगे ले जाता हूँ, पूरा हमने बात की थी। एंड देन बेसिकली वी हैव लाइक दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ डेटा जो हमने उनको बताया कि जी कराची में उस वक्त कहाँ से फैल रहा है। आपको पता है कराची बंद हो गया था ऑलमोस्ट तकरीबन, और 2-3 महीने आप लॉकडाउन हो गए थे, ठीक है। सो नॉर्मली जहाँ से लोगों को इजाज़त दी गई कि वो उन इलाकों से जो है वो आ जाए, तो उन इलाकों से जनाब लोग निकल के आ रहे थे। और ये मुख्तलिफ इलाके यहाँ देखे में, औरंगी, गोलीमार, नाताबाजी सब दिखाया हुआ हमने। और इलाकों से आने के बाद बाकायदा तौर पर ये सब आई चुन के जा रहे थे, इवन दो कि उन इलाकों में जहाँ पर वो नहीं था, ठीक है ना, वहाँ पर वो फैलने लग गया। क्रॉसिंग पे एक दूसरे के साथ मिलने पे आई चुनरी कर आके सब लोग मिल रहे हैं, और वहाँ से लोग वापस जा रहे हैं, तो उधर से लग रहा है लोगों को। तो ये एक प्रॉपर बाकायदा तौर पर पॉपुलेशन के हवाले से एक स्प्रेड हमने बनाया और दिखाया, और हमने बताया कि जी कौन सा जोन जो है वो एपिडेमिक जोन है। दिस इज मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आर एपिडेमिक, जो कि रेड में आप यहाँ पे देख सकते हैं दिखाई गई हैं, और यहाँ पे उनको शो किया गया है, ठीक है। एंड ऑल डेटा बेसिकली आर कलेक्टेड फ्रॉम सेल फोन, राइट। और फिर इस तरीके से हमने उनको पूरी ग्राफ वाइज भी सारा कुछ दिखाया कि ये कौन कौन से इलाके जो इन्फेक्शियस लेवल पर मौजूद है। और फिर ये हर जगह का ग्राफ है, ये मैंने एक प्रेजेंटेशन नॉर्मली उसके हवाले से जनरेट कर ली थी। ये देखिए वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो ये इस तरीके से आपके पास ये डेंजर देखें मुख्तलिफ इलाकों को दिखाया गया है। सो बताने का आपको जस्ट मकसद ये है कि डेटा की ऊपर आप उससे करना क्या चाह रहे हैं, ओके। डेटा का आपको क्या इरादा, तो ये पूरा एक नेशनल डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट हमने दिया हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क में शायद कोई अच्छे लोग आ जाए तो वो इस बात को समझें और इसको इम्प्लीमेंट करें। मेरी पूरी नेशनल हेल्थ सर्विसेज यूके से बात चल रही है, एंड प्रॉबेबली कि वो इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है ना वो अपने पूरे यूके में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, और उनको आगे आने वाले वक्तों के अंदर इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और पूरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस और पूरी आपको रूट एनालिसिस, हॉस्पिटल एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, मेडिसिन एनालिसिस, सब चीज़ें उनके पास होंगी, और आप इस तरह से मैनेज करें। तो नाउ विदाउट हैविंग द डेटा आपको मैनेज करना आसान है ही नहीं। यू नीड टू हैव अ कॉन्क्रीट डेटा, और उस डेटा के ऊपर आप फिर उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसको कैसे आप लेके चल सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैंने थोड़ा सा आपको जरा एक हाई एंड दिखा दिया है बहुत, तो भाई ये मत कहिएगा कि सर आपने कुछ और दिखा दिया और हम शायद इसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट ना कर पाएँ जो आपका कोर्स है। इट्स अ वेरी हाई एंड प्रोजेक्ट, ठीक है ये, लेकिन इंशाल्लाह जो लोग इस पर मेहनत करेंगे वो करेंगे भी और बनाएंगे भी चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो फंक्शनल लेवल का आदमी होता है उसकी जो एनालिटिकल अप्रोच होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। यकीनी तौर पर वो करवा सकते